ये तो थर्ड ईयर का दिख रहा होगा, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ट्यूटोरियल पॉइंट वाले में बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपका। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में, फंक्शन डिस्कस कर रहे थे ना। फाइल मैनेजमेंट डिस्कस किए थे हम लोग पिछले क्लास में। आज सर प्रोसेस फाइल मैनेजमेंट मैनेजमेंट, एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये दो हो गया था। यस सर। सर प्रोसेस मैनेजमेंट बचा हुआ है एंड डिवाइस चलिए एंड तो कॉमन। चलिए तो प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं कि यस प्रोसेस सर। मैनेजमेंट क्या है। तो any program which is in execution is known as a process। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एनी प्रोग्राम when executes it changes its state। that's why सर ये it प्रोसेस is, मैनेजमेंट का लिखवा रहे हैं। बिल्कुल, that's why it is known as a passive entity। तो प्रोसेस मैनेजमेंट समझाने के लिए पहले आपको प्रोसेस जानना जरूरी होगा कि प्रोसेस है क्या। यस अगर सर। आप यहाँ पे, अगर मैं ऐसा करूँ, ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट, ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करूँ, तो आपका टास्क मैनेजर खुलता है। यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन, या अभी नोटपैड दिख रहा है? बस नोटपैड। नोटपैड ही दिख रहा है। अच्छा, तो ये भी दिखेगा। हाँ अभी दिखा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। मेरे पास कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं, मैंने गूगल मीट किया हुआ है, न्यू फोल्डर ओपन किया हुआ है, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का पीडीएफ ओपन किया हुआ है, और एक नोटपैड अनटाइटल्ड ओपन किया हुआ है। तो ये तो जो मैं काम परफॉर्म कर रहा हूँ, ये तो आपका प्रोसेस, ये तो आपका क्या है, एक एप्लीकेशन है। यस और सर। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए इंटरनली क्या है, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शनिंग यूनिट्स हैं जो इसके लिए काम को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। कर रहे हैं। ठीक। अब आप देखिए, आपके हिसाब से यहाँ पर कितना प्रोसेस है, 3 2 5 है टोटल। यस सर। 1 2 3 4 5, मगर इंटरनली कितने सारे प्रोसेस काम कर रहे हैं, ये देखिए। देख रहे हैं, यस सर। एक्रो rd32.exe, apt apnex.exe, chrome.exe। ठीक। इंटरनली बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं, zoom.exe। ठीक। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, रनिंग मोड में है, एग्जीक्यूशन मोड में है। अब आप इसका देखिए, जब कोई भी प्रोसेस चलता है तो रैम पे क्या करता है, कोई ना कोई आपका मेमोरी ऑक्युपाई करता है। आप देखिए ये रैम है, देख लीजिए सीपीयू का कितना यूज हो रहा है मेमोरी। ठीक है, 1.26 मेरा रैम कितना है, 2 GB का है। तो जिसमें से मैंने क्या किया हुआ है, ये काम जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, जितना बैकग्राउंड में मेरा काम जो चल रहा है, उसमें टोटल 1.25 GB क्या है, मेमोरी मेरा ऑक्युपाइड है। ठीक। रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल मेमोरी। तो ये मैं इंटरनली आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। टोटल प्रोसेसेस देखिए यहाँ पे नीचे में कितने लिखे हुए हैं, 75। लास्ट में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखिए, प्रोसेसेस टोटल कितने हैं, 75 प्रोसेसेस हैं। दिख रहा है?
Yes, sir. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूशन मोड में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में इसको डाल सकूं। क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? टास्क बार सर, टास्क मैनेजर। सीपीयू यूसेज दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? CPU uses, memory हाँ, uses। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पार्ट हैं, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ प्रोसेस मैनेजमेंट में, तो इसको मैं सिंपल ढंग से लिख देता हूँ। देखिए, प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम क्या है? सबसे पहला जो ये मैं सिंपल वर्ड्स में और लिख देता हूँ। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेसेज। ठीक है, देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि जितने भी, मतलब इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेसेज विच आर अंडर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या है कि जितने सारे प्रोसेस जो भी एग्जीक्यूशन में गए हुए हैं उनका रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रखना किसका काम है? आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। देखिए, तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा? कीप रिकॉर्ड
it keep record for all allocation of resources to any process and also decides for how much time any process can get the CPU। इसका मतलब कोई भी प्रोसेस, जैसे अगर मैं ये पीडीएफ फाइल ओपन किया हुआ हूँ तो इसको एक रिसोर्स चाहिए। इसको रिसोर्स क्या चाहिए कि पीडीएफ फाइल किस एप्लीकेशन में खुलेगा वो एप्लीकेशन चाहिए, तो वो एप्लीकेशन क्या कहलाएगा, रिसोर्स। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या है कि कोई भी प्रोसेस अगर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक, और वो सीपीयू के पास सीपीयू कितनी देर के लिए उसको मिलेगा, ये सब डिसाइड करना किसका काम है, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है कि कितने देर उसको सीपीयू मिलेगा, कितने देर तक वो अपने काम को सीपीयू के पास परफॉर्म करेगा, कब उस सीपीयू उसके पास से हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम आपका किसका है, प्रोसेस मैनेजमेंट का। इट ऑल्सो डिसाइड, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट ऑल्सो डिसाइड which process would get the CPU। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, आपको नहीं बोल रहे, इसमें सर को बोल रहे हैं। हाँ दिख रहा है सर, सर दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है। by दिख रहा है। implementing scheduling criteria। ठीक है, यस सर। when two or more processes are competing to each other execution। मैंने लिखवा दिया। सबसे पहला कि प्रोसेस मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे सकता है जो भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट आपका हो रहा है, ठीक, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा प्रोसेस कितने देर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक, कौन सा प्रोसेस कौन कौन से रिसोर्सेज को एंगेज करके रखा, ये सारा काम किसका है, प्रोसेस मैनेजमेंट का। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि कौन सा रिसोर्स उसको एलोकेट हुआ किसी भी प्रोसेस को। जैसे मैंने यहाँ पर पीडीएफ ये ओपन किया हुआ है, तो ये फाइल तो कौन सा एप्लीकेशन मिला हुआ है, एक्रोबैट रीडर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडोब रीडर लिखा हुआ है, यस सर। एक तो इसका रिकॉर्ड कौन रखता है, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट। उस प्रोसेस को सीपीयू कितनी देर के लिए दिया जाए, इसका भी किसका काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट का। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, इट ऑल्सो डिसाइड्स विच प्रोसेस वुड गेट द सीपीयू बाय इम्प्लीमेंटिंग शेड्यूलिंग क्राइटेरिया व्हेन टू और मोर प्रोसेसेज आर कंपीटिंग टू ईच अदर फॉर एग्जीक्यूशन। सपोज कीजिए कि आपके क्लास में 4-5 स्टूडेंट की कुछ क्वेरी हो गई, ठीक, तो अगर 4-5 स्टूडेंट की कुछ क्वेरी हो गई तो मैं क्या करूंगा, 4-5 स्टूडेंट मेरे लिए तो बराबर हैं। अब Yes, sir. ऐसा तो नहीं है कि मैं 5 स्टूडेंट को एक बार में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, कोई शेड्यूलिंग क्राइटेरिया लगाऊंगा। इट मीन्स कि मैं कोई सेट ऑफ पॉलिसी डिसाइड करूंगा। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया, कुछ रूल्स डिफाइंड है, वो जब हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज डिफाइन है, उस पॉलिसी के आधार पर किसी भी प्रोसेस को जगह दी जाती है, किसी भी प्रोसेस को चांस दी जाती है ताकि वो अपने काम को परफॉर्म करा सके। जैसे अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल ले रहा था, तो अगर 5-6 स्टूडेंट्स को कुछ क्वेरी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई जिसकी पहले क्वेरी थी उसको मैं पहले सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक। अगर हो सके कि 2 लोग एक साथ ही उठ के खड़े हो गए और पूछने लगे कुछ, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया लगा सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि भाई अल्फ़ाबेटिकली जिसका ए से नाम पहले है उसकी मैं पहले क्वेरी सॉर्ट आउट करूँगा, या फिर मैं बोलूँगा कि भाई जिसका रोल नंबर पहले है उसकी मैं पहले क्वेरी सॉर्ट आउट करूँगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरे जानकार हैं, इनका मैं पहले क्वेरी सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, हो सकता है मैं कोई क्या करूँ, प्रायोरिटी दे दूँ, या हो सकता है कि कोई प्रिंसिपल सर के रेफरेंस से हो उसको मैं पहले प्रायोरिटी दे दूंगा, या हो सकता है कोई डायरेक्टर मैम के रेफरेंस से हो तो उनको मैं पहले प्रायोरिटी दे दूंगा। तो ये जो मैं सेट ऑफ पॉलिसी, जो सेट ऑफ रूल्स लगा रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया।
तो मैंने बताया कि अगर हम लोग के पास 2 या 2 से अधिक प्रोसेस हो गए तो हर प्रोसेस क्या चाहेगा कि वो अपने काम को परफॉर्म कराए। मगर जब अपने काम को परफॉर्म कराए तो उसके पीछे भी सेट ऑफ पॉलिसी तो डिफाइन होना चाहिए ना कि कौन सा प्रोसेस को प्रोसेसर पहले मिलेगा। अगर 2 या 4 प्रोसेस को, चारों प्रोसेस को प्रिंटिंग का काम कराना होगा तो ऐसा तो नहीं है कि प्रिंटर एक बार में 4 लोगों का पेज प्रिंट निकालने लगेगा। प्रिंटर तो एक बार में एक ही का काम करेगा ना। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मुझे प्रिंटर को इस तरह से कंट्रोल करना होगा ताकि एक एक करके चांस चारों प्रोसेस को दिया जाए। चाहे किसको बाद में दी जाए, फिर तीसरे नंबर पे किसको चांस दिया जाए, चौथे पे किसको दिया जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे और देखिए एक लास्ट पॉइंट है इसमें, डी एलोकेट्स प्रोसेसर व्हेन प्रोसेसर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो आप लिख सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट इज also responsible for allocation and deallocation of CPU when any process has completed its task or no longer required। ठीक, देखिए दोनों शब्द आपको लिखना जरूरी है कि प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या है कि ये डिसाइड करना कब किसी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, कब किस प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने का मतलब क्या हो गया, डी एलोकेशन। ठीक, अगर कोई प्रोसेस आया, अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो जाहिर सा है कि जब काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप आए एमजीएम में क्लास कर लिए, ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको उस समय तो एमजीएम की प्रीमाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तब आप क्या करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, या फिर का आ गया हो, उस केस में भी आप एमजीएम की प्रीमाइस को छोड़ के चले जाते हैं। तो यही चीज बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रोसेस का काम अगर कंप्लीट हो गया तब भी उसके पास से प्रोसेसर को हटा लिया जाएगा। ठीक, या फिर उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखा है कि प्रोसेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ सीपीयू व्हेन एनी प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क। वो अगर वो अपना काम कंप्लीट कर लिया है, या फिर और नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, या फिर उसको उस सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो दोनों केस में क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। तो ये सब काम किसका है, प्रोसेस मैनेजमेंट का है। इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारा काम है, मगर प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज़ तो लिख नहीं सकते। अगर आपको लिखने के लिए आएगा कि फंक्शन के बारे में बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑलरेडी 5-6 फंक्शंस है। हर फंक्शंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप मेन जो 3-4 पॉइंट्स है हर फंक्शन में, उसको आपको डिस्कस करके निकलना होगा। ठीक है, यस सर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. लिंक आया। ठीक है, आगे बढ़ें। Yes, sir. स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं? सर लिख हाँ सर, लिए। ले ली। यस सर, यस स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद हम लोग किसको देखेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट को। ठीक, यस सर। अब डिवाइस मैनेजमेंट
देखिए, डिवाइस मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर है कि हम लोग किसकी मैनेजमेंट करेंगे, डिवाइस की। ठीक, अब इसका काम क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट also keep tracks of सर कुछ लिखा नहीं रहा है।
सर सर सो गए क्या सर? हेलो हेलो, आवाज आ सर। रही है? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है सर। कहाँ थे सर? अरे मैं बोल रहा नहीं सर, कोई आवाज नहीं आ रही थी आपकी तो। कोई आवाज नहीं आ रहा था देखिए, ना, कुछ हुआ लिखा है क्या और ना कि दिखाई मैं दे रहा अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ हूँ लैपटॉप। यस सर। सर प्रॉब्लम हो जाता है सर, कोई बात नहीं। और मेरा ऑडियो जो जा रहा है वो जा रहा है मोबाइल के थ्रू। तो जैसे आप है। बीच में डिस्कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं भी लगता है बीच से डिस्कनेक्ट हो गया था। और मैं बोल रहा यस था और सर। बीच में बोला कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ डिस्कनेक्ट हूँ। ओके सर। अब यहाँ पर देखिए, डिवाइस ड्राइवर में मैं बता रहा था आपको कि पहले जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे, जो हमारा बहुत ओल्ड वर्जन का जब ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, तो इवन हम पेन ड्राइव भी ला के इंसर्ट करते थे ना, तो पेन ड्राइव हमारा क्या था, एक डिवाइस था। वो यस सर। डिवाइस को अगर हम लोग इंसर्ट करते थे तो हमारा लैपटॉप उसको नहीं पहचानता था या कंप्यूटर सिस्टम उसको नहीं पहचानता था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते थे। और उस सॉफ्टवेयर में होता क्या था, ड्राइवर्स होते थे। ड्राइवर्स मतलब क्या हो गया, उसमें एक एग्रीमेंट लिखा हुआ होता था कि भाई मैं पेन ड्राइव जो लगाने जा रहा हूँ उसको आप क्या कीजिए, एग्रीमेंट दीजिए मुझे कि आप मेरे हार्डवेयर जो डिवाइस जो मैं लगा रहा हूँ अलग से, उसको आप पहचानेंगे और जो ये काम परफॉर्म करना चाहेगा आप उसको ये एबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हमें एक एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता था हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और वो एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, ड्राइवर। ठीक ठीक उसी तरीके से जैसे आप एमजीएम में आते हैं तो डायरेक्ट क्लास करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। आपका क्या होता है, पहले एक सेट ऑफ पॉलिसी डिफाइन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एडमिशन प्रोसेस। कि आप बीसीए के छात्र जाने जाएंगे, ये 3 वर्षों तक कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पढ़ाना लिखाना, ठीक है, और कंपनी में प्लेसमेंट कराने की जवाबदेही आपके एमजीएम कॉलेज की है। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। उसी तरीके से जो भी डिवाइस जो हम इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं। और ड्राइवर्स क्या हैं, जस्ट एन एग्रीमेंट है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भाई ये फिजिकल डिवाइस इस काम के लिए यूज होने वाला है। ठीक, तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो सारा रिकॉर्ड्स रखता है जितने भी डिवाइसेज हैं और ड्राइवर्स का, जो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में। जैसे अगर मैं, आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? यस सर। जैसे अगर मैं अभी आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसमें ब्लूटूथ क्या है, एक आपका डिवाइस है। ठीक, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी अपना योगदान दे रहा है अपने ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में। प्रोसेस क्या है, जो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, जो आपका गूगल मीट पे जो क्लास चल रहा है, वो एक प्रोसेस है क्योंकि रनिंग मोड में है। अब किसी भी प्रोसेस को रन कराने में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अपना योगदान देते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, माइक हो गया, वाईफाई का डोंगल जो मैंने लगाया हुआ है वो हो गया। ठीक है, जो भी आपके हार्डवेयर इंटरनल हैं, फिजिकल मेमोरी है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, सब कोई अपना अपना क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट का काम क्या है कि ये सारे डिवाइसेज का रिकॉर्ड रखना, ट्रैक रखना, ताकि वो अपना योगदान किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में बेहतर ढंग से दे सके। अगर ब्लूटूथ में हमारे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, एक प्रॉपर मैसेज देगा कि योर ब्लूटूथ हैज़ बीन म्यूटेड या योर ब्लूटूथ इज नॉट पेयरिंग। ठीक, तो ये सारा काम डिवाइस से रिलेटेड, चाहे वो आपका कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या क्यों ना हो। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या हो गया, कीबोर्ड से हम डेटा इंसर्ट कराएंगे, मॉनिटर पे हम लोग डेटा को देखेंगे, या प्रिंटर पे डेटा को हम लोग फिजिकली लेंगे। तो जितने भी डिवाइसेज हों, चाहे वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हों, चाहे वो आपके पेरिफेरल डिवाइसेज हों, चाहे वो आपके कोई मेमोरी डिवाइसेज हों, या कोई भी सिस्टम के कंपोनेंट डिवाइसेज हों, सबका मैनेजमेंट करने का काम, सबका इंफॉर्मेशन रखने का काम किसका है, आपका डिवाइस मैनेजमेंट का। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर it decides which process would get the device and for how much time। एक डिवाइस मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी मिलेगी और उसको कितनी देर तक मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई काम परफॉर्म करा रहा हूँ और मुझे प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है और मैंने कमांड दे दिया कि 100 पेज प्रिंट कराना है। ठीक, तो 100 पेज प्रिंट कराने में सपोज कीजिए 15 मिनट का समय लगेगा। अगर मुझे पहले प्रायोरिटी मिलती है कि भाई मुझे जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो तब तक प्रिंटर को मेरे पास से कोई हटा नहीं सकता है। प्रिंटर को मेरे पास से हटाने का मतलब क्या हो गया, फिजिकली उठा के कोई छीन के नहीं ले जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं हुआ। कहने का मतलब हुआ है कि अगर मेरा प्रिंट कमांड इंटरनली चल रहा है तो जो प्रिंटर का जो कंट्रोल है वो मेरे प्रोसेस से हट के किसी दूसरे प्रोसेस के पास नहीं जाना चाहिए। तो डिवाइस मैनेजमेंट का ये काम है कि किस प्रोसेस को डिवाइस कितनी देर तक मिलेगा और कब मिलेगा, ये डिसाइड करना किसका काम है, आपका डिवाइस मैनेजमेंट का। ठीक, अगर आपके 2 या 2 से अधिक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जैसे बैंक में आप जब जाते हैं तो 2-4 बैंक के एम्प्लॉय का कनेक्शन किससे होता है, एक ही प्रिंटर से। 4 एम्प्लॉय अलग अलग बैठ के प्रिंट कमांड चलाते हैं और आपकी प्रिंटिंग प्रिंटर से निकलती है। अगर 2 एम्प्लॉय ने अगर आपका प्रिंट कमांड चला दिया तो प्रिंटर तो एक ही है, वो प्रिंटिंग तो बारी बारी से निकालेगा। तो एक प्रिंटर का कंट्रोल पहले एम्प्लॉय को कितना देर दिया जाए ये डिसाइड कौन करेगा, आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, यस और नो। Yes, sir. देखिए लास्ट वही है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ डिवाइस फॉर यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट is also responsible for error detection and ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा कि डिवाइस मैनेजमेंट आपके इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी एरर डिटेक्ट करना। सपोज कीजिए ये मैं सिनेरियो बताता हूँ आपको कि 1 person is using keyboard for inputting Sir, कीवर्ड लिखा गया। 1 person is using keyboard for inputting and at the same time another person is
is requesting for the keyboard, then in that case device management would handle the ठीक है। देखिए एक सिनेरियो मैंने आपको बताया कि वन पर्सन इज यूजिंग कीबोर्ड इनपुटिंग एंड एट द सेम टाइम अनदर पर्सन इज रिक्वेस्टिंग फॉर द कीबोर्ड, और उसी समय कोई दूसरा पर्सन भी कीबोर्ड का रिक्वेस्ट कर रहा है। देन इन दैट केस डिवाइस मैनेजमेंट वुड हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट। उस केस में डिवाइस मैनेजमेंट क्या करेगा? कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करेगा कि भाई दो लोगों को सेम टाइम में कीबोर्ड चाहिए, तो वो क्या करेगा? हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट एंड विल प्रॉम्प्ट अ मैसेज दैट द इनपुट डिवाइस इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस, कि भाई एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा कि इनपुट डिवाइस अभी किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा यूज हो रहा है, दस प्रॉम्प्टिंग अ वेट मैसेज। उसको क्या करेगा? अगले को वेट मैसेज क्या करेगा? प्रॉम्प्ट करने का काम करेगा। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर और विजिबिलिटी भी क्लियर होगी। ठीक, अब इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है? बेहतर ढंग से लिख लेना है कि फाइल मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, और डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है। यस सर। यस सर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसका काम है? आपका ओएस ऑपरेटिंग का। सिस्टम का। यस सर। जैसे अगर किसी फाइल को मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना दिया है तो ये फैसिलिटी कौन दे रहा है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो दे रहा है। ठीक, अगर मैं यूजर लॉगिन में ही कोई पासवर्ड लगा देता हूँ तो इट मीन्स कि मेरे लैपटॉप को या मेरे डेस्कटॉप सिस्टम को कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी भी फाइल पे, किसी भी रिसोर्स पे, इवन किसी भी डिवाइस पे, ये काम किसका है? ओएस का। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। यस सर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। सिक्योरिटी मैनेजमेंट provides the feature of protection against unauthorized access to any file or any resource or any device। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यहाँ पे ई छूटा हुआ है।
एक्सेस कंट्रोल ही लिखिए। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, देखिए का काम क्या है कि चीज़ों को सिक्योर बनाना। जैसे अगर आपके घर में लॉकर है तो घर के लॉकर को एक्सेस करने की परमिशन किसको है? फैमिली मेंबर्स को। आपके फादर एक्सेस कर सकते हैं, आपकी मदर एक्सेस कर सकती हैं। अगर आपको परमिशन है, ठीक है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं, मगर आपका कोई पड़ोसी एक्सेस नहीं कर सकता है। सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। सुन पा रहे हैं? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो कहने आपका पड़ोसी कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी भी एक्सेस करे आपके लॉकर को, तो आप क्या करेंगे? आपको उनको क्या देना होगा? परमिशन देना होगा। तो परमिशन देने का मतलब क्या हो गया? एक्सेस देने का आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोल दे रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस कंट्रोल। इट मीन्स कि आप किसको अपना कंट्रोल सौंप रहे हैं, किसको आप परमिशन दे रहे हैं। तो ये किसका पार्ट है? सिक्योरिटी का पार्ट है। किसको कितना एक्सेस कंट्रोल है, किसको कितना पावर है किसी भी कॉन्फिडेंशियल चीज को एक्सेस करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस कंट्रोल। ठीक, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पार्ट क्या है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करने का क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज कीजिए कोई आर्केड बिजनेस कॉलेज का स्टूडेंट अगर एमजीएम कॉलेज में आके क्लास कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा? अनऑथराइज्ड। क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है एमजीएम कॉलेज में क्लास करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस एमजीएम कॉलेज में नहीं कराया हुआ है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्शन को क्या करना? चेक करना। चेक करने का मतलब क्या हो गया? वहीं पे रोक देना। CHEC, चेक का मतलब होता है कि एक की जांचना, और दूसरा मतलब क्या होता है? टू स्टॉप। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वहीं पे उसको स्टॉप कर देगा। गार्ड क्या करेगा? नीचे आई कार्ड चेक करेगा, और आई कार्ड चेक करेगा तो क्या पता चलेगा उसको कि भाई ये तो ऑथराइज है ही नहीं यहाँ पढ़ने के लिए। तो उसको क्या करेगा? वहीं पे रोक देगा। तो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होगा ना। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी डिवाइस को या किसी ड्राइव को आप प्रोटेक्टेड बनाए हुए हैं, अगर कोई उसको अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक, आप सी ड्राइव में जाके कोई चेंजेस जल्दी करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करने के लिए मना किया गया है। जब भी आप इंस्टॉल करते हैं चीज़ों को, तो बहुत सारा चीज़ है जो सी ड्राइव में आप जाके चेंज करने की भी कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। और लास्ट जो था आपका वो क्या था? कमांड इंटरप्रिटेशन। तो कमांड इंटरप्रिटेशन में क्या था कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कमांड इंटरप्रिटेशन कि आप CUI मतलब क्या हो गया? कैरेक्टर कैरेक्टर यूजर यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। और GUI का मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप कमांड इंटरप्रिटेशन के थ्रू, दोनों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या यूज होता है? हमारा कमांड्स यूज होता है। और इसमें हमारा क्या यूज होता है? ग्राफिकल में हमारा आइकन्स। ठीक है, जो हमारा आइकन्स एंड लुक एंड फील, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? नेविगेट करने की फैसिलिटी मिलती है कि हम एक आइकन से नेविगेशन फैसिलिटी, ठीक, जो आपको मिलती है। तो ये कहाँ मिलती है? GUI के थ्रू। तो ग्राफिकल यूजर में इंटरनली हम होता क्या है? यहाँ पर सिस्टम कॉल इन्वोक होता है। सिस्टम कॉल इज इन्वोक इंटरनली। कोई किसी भी चीज़ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फाइल पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो हम नाम हमारे लिए आसान हुआ, मगर इंटरनली इसके पीछे क्या आपका एग्जीक्यूट होता है? कोड ही एग्जीक्यूट होता है।
ठीक है, तो दिख रहा है आप लोग को? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सर। ठीक है, थैंक यू स्क्रीनशॉट सर। लेके ग्रुप में आप डाल दीजिएगा अटेंडेंस वगैरह। ठीक है, या जो जो चीज़ हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।